हम सब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले गुरु सानिध्य में हमारे अगले गुरु को, निश्चित तौर पर जिनके बहुआयामी आयाम NABH यानी आयुर्वेद एंड मेडिक्लेम सेटअप विशेषज्ञ आप डॉक्टर प्रशांत दाउंडकर सर, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ। आप विशेष रूप से NABH नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स आयुर्वेद तथा मेडिक्लेम सेटअप के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत है। आयुर्वेद चिकित्सालयों एवं संस्थानों को उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित करना तथा रोगियों एवं रोगियों के परिजनों सुगम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में आपका अत्यंत उल्लेखनीय योगदान है। डॉक्टर प्रशांत दाउंडकर सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। मैं डॉक्टर प्रशांत दाउंडकर पटेल, महाराष्ट्र से, पुणे मेरी कार्यभूमि है। आप सबको जय महाराष्ट्र। दोस्तों, मेरे जितने भी लेक्चर अभी तक हुए, मुझे अकेला बड़बड़ करना नहीं जमता है। मेरा हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम पक्का रहेगा, क्योंकि उतनी फ्लुएंसी नहीं, कभी हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं था, लेकिन जितनी कोशिश रहेगी हो सके उतना आपको मैं समझा सकूं। मुझे इतना बताइए कि यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स अभी कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं। प्रैक्टिशनर्स जो भी रहेंगे मुझे प्लीज़ हाथ ऊपर करो, क्योंकि टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा अपर लेवल पे जाएगा। कितने बच्चों को आयुर्वेद करना है, किस तरह से, कोई बताएगा कैसे करेगा आयुर्वेद? आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? अगर किसी को सक्सेसफुल आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है तो क्या चाहिए, क्या रहता है? नॉर्मली आयुर्वेद ओपीडी कैसे रहती है, आयुर्वेद हॉस्पिटल कैसे रहते हैं? हॉस्पिटल्स आपने कितने देखे अभी तक? आयुर्वेदा के हॉस्पिटल देखे हैं किसी ने? कॉलेज के छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में कितने आयुर्वेद हॉस्पिटल आपने देखे? कोई भी बच्चा हाथ ऊपर करे। आपने देखे? और तो आयुर्वेद सिर्फ 1 BHK या 2 BHK के फ्लैट में रहेगा क्या? और इससे आपकी जिंदगी ठीक से चल सकती है क्या? किसको किसको लगता है? तो फिर आप BAMS में क्यों आए? सवाल थोड़े तीखे रहेंगे आज, शायद किसी को चुभेगा, लेकिन वो चुभाना ही मेरी जिम्मेदारी है। जब तक वो चुभेगा नहीं तब तक आप जमीन से ऊपर उठोगे नहीं। मैं डॉक्टर प्रशांत दाउंडकर पाटिल, डायरेक्टर श्री आयुर्वेदन पंचकर्म हॉस्पिटल पुणे बेस। मेरा एक 15 बेड का हॉस्पिटल है, साथ में श्री आयुर्वेद हेल्थ सर्विसेज LLP और आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 प्राइवेट कंपनियां हैं मेरी जो आयुर्वेद सेक्टर में काम करती है। श्री आयुर्वेद औषधालय बोल के एक प्रोप्राइटरी फर्म है मेडिसिन की, नियर अबाउट 250 मेडिसिन अपने खुद के हैं। उसमें से 56 मेडिसिन ये मेरे खुद के प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जो FDA के अप्रूव्ड है। प्रियवेदा हेल्थ केयर सेंटर्स की चेन हम अभी ऑल ओवर इंडिया में खुली कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय आयुर्वेद संस्था का, रजिस्टर्ड संस्था है विथ ATG। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर अमोल कोल्ले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और संकीत जी खरपुड़े जो संघ का काम करते, तो वो दोनों के साथ हमने ये संस्था खड़ी कर दी है। मेरा जो लोकल एसोसिएशन था VCKD वडगांव श्री चंदननगर खराड़ी डॉक्टर्स एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट था, फॉर्मर प्रेसिडेंट। इसमें जो 450 मेंबर है उसमें से 300 IMA के मेंबर हैं, क्योंकि उनके साथ भी हम काम करते। पुणे IMA के साथ भी मैं काम करता हूँ, भले भाई BMS हूँ, लेकिन उनको जब मार पड़ती है तो उनको प्रोटेक्शन देना अपना काम रहता है तो बात अलग है। एक्स प्रेसिडेंट नस्ते महाराष्ट्र और गापा इंडिया का, और फाउंडर महाराष्ट्र आयुर्वेद हॉस्पिटल्स एसोसिएशन। जब मैंने 2018 में मेरे हॉस्पिटल शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू कर दी 2005 में, हॉस्पिटल शुरू हो गया 2018 में, क्योंकि परमिशन वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। अगला आज का जो टॉपिक रहेगा, फ्रॉम क्लिनिक टू कैशलेस मेडिक्लेम एम्पैनलमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, नीड ऑफ पावर।
आज की जरूरत है। कितने लोगों को लगता है आयुर्वेद हॉस्पिटल जरूरी है या क्लिनिक में ही सब कुछ हो जाएगा? आयुर्वेद हॉस्पिटल जरूरी है? खुद का खड़ा करना है पक्का? चलो चलते हैं। आयुर्वेद क्लिनिक की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है? एक बीएमएस डॉक्टर, बराबर। 1 BMS कंसल्टेंट मे बी और मे नॉट बी। कोई भी उठता है, रिक्शा वाला, आईटी वाला, ठेले वाला, कोई भी उठेगा आयुर्वेद की दवाई देना शुरू कर देता है, पता है ना? दादी के नुक्खे, इधर के नुक्खे, उधर के नुक्खे, और आयुर्वेद की दवाई शुरू हो जाती है। उसके लिए प्रैक्टिशनर रहेगा, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये इंडिया का सच है। इन्हीं बाबा वो और रिक्शा वाला, आईटी वाला कोई भी आयुर्वेदिक की दवाई देता है। अभी तक अपने लॉ उतने कड़क नहीं हुए हैं। जगह कितनी लगती है? 100 स्क्वायर फीट से लेके 450 स्क्वायर फीट का, बराबर। एक शॉप चाहिए बस, आयुर्वेद की ओपीडी चालू हो जाती है। 1 ओपीडी विथ मेडिसिन रैक, दवाई हम खुद बना के देते हैं, बराबर ना? हर एक को पता है। दूसरा रहता है वो एक रिसेप्शनिस्ट कम थेरेपिस्ट। जेंट्स अगर रहता है तो एक लेडी रिसेप्शनिस्ट रखेगा, वही पंचकर्मा करेगी, वही मेडिसिन देगी, वही करेगी सब। लेडीज रहेगी डॉक्टर, तो बाहर एक बंदा रखेगी, वो रिसेप्शन का काम करेगा, वही मेल थेरेपिस्ट का काम करेगा। डॉक्यूमेंट क्या रखता है आयुर्वेद ओपीडी चालू करने के लिए? कुछ नहीं। आप जाके बैठ जाओ, आपकी ओपीडी शुरू हो गई। सिर्फ शॉप एक्ट लगता है जब बैंक आपको मांगेगी तब तक शॉप एक्ट की भी जरूरत नहीं है, वो लॉ के बाहर आ गया है। अप्रॉक्सीमेट इनकम क्या रहता है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर का? पुराने वैद्य छोड़ दो, सीनियर लोग को छोड़ दो, जिनकी प्रैक्टिस 10-15 साल की हो गई है, तब तक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर का इनकम क्या होना चाहिए? देखो, हमने मेरिट निकाला है 12th में, बराबर। भले एमबीबीएस को नहीं गए, 1-2 मार्क ही कम है, उससे ज़्यादा तो कम नहीं रहते। ये कंडीशन में अपने को पेमेंट कितना चाहिए? मेरा भतीजा है, आईआईटी किया है, फर्स्ट कॉलेज लाइफ में इसमें ही कैंपस में सिलेक्शन हुआ, एट द एज ऑफ 22 उसको 22 लाख की सैलरी मिल गई। 1 साल के बाद वो सैलरी बढ़ के 38 लाख हो गई। 2 साल के बाद वो 63 लाख थी, और अभी वो यूएस गया है नेक्स्ट के लिए। और जब वहाँ से बीएमएस कंप्लीट करेगा तो 26 एज या 27 एज के उसको सैलरी का पैकेज हो जाएगा 3.5 करोड़। हम कहाँ हैं? बीएमएस कहाँ है? कितने बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं आरएमओ बोल के? कितनी सैलरी मिलती है आरएमओ को? 20,000, 25,000, मैक्सिमम 40,000। टीचर की सैलरी क्या रहती है? 1 लाख टीचर के हाथ में आता है क्या? हाथ में कितना देते हैं कॉलेज वाले? फिर जिंदगी के जी तोड़ के मेहनत करने के बाद नीट को 2 साल हो जाते हैं, 10वीं तक हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाद में 5.5 साल जाते हैं, उसके बाद पीजी करते हैं 3 साल, उसका प्रिपरेशन बीच में 1 साल। नियर अबाउट हम 5वें साल से लेके उम्र के 27-28 तक हम सिर्फ पढ़ते हैं, और हमारी कमाई कितनी होती है? मैं आज कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, पढ़ाने के लिए सारे लेक्चर हुए कल तक, आज तक सुबह तक सब आपकी पढ़ाई हो गई। आपके पेट का सवाल है यहाँ पे, कितना मिलता है अपने को? अप्रॉक्सीमेट 50,000 ओपीडी टू 3 लाख मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बहुत लोगों की ओपीडी नहीं होती है, बराबर। गलत बोल रहा हूँ क्या? कोई लगता है किसी को मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो। अगर आयुर्वेद ओपीडी में इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे? मेरे एक पेशेंट थी, सुबह उसका पंचकर्मा चल रहा था। एक्चुअली 4-5 क्रिटिकल पेशेंट थे। एक ब्रेन में ये था, ट्यूमर की एक पेशेंट थी, दूसरी कार्डियक थी, एक हमारे एक मंत्री साहब है, उनके एकदम नज़दीक के रिश्तेदार की जो आरएचडी की पेशेंट थी, रोमेटिक हार्ट डिसीज थी। सब क्रिटिकल पेशेंट थी, इसलिए मैं वो टाइम पे हॉस्पिटल में रुका था कंटिन्यूसली
कि 10-15 दिन मुझे किधर जाना नहीं जब तक ये पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होगी। अब और एक पेशेंट थी जो बच्ची थी 32 साल की, 30-32 साल की लड़की रहेगी, 2 बच्चे थे उसको, पीसीओडी की पेशेंट थी, कुछ दिक्कत नहीं थी। सुबह स्नेहन हुआ और एक चीज़ अच्छी थी कि जो थेरेपिस्ट थी वो मेरी जीएनएम नर्स थी जो उसको थेरेपी कर रही थी। स्वेदन के लिए पेशेंट लिया, दूसरे या तीसरे मिनट पे पेशेंट कोलैप्स हो गया। ये चीज़ अगर किसी ओपीडी में होती है तो क्या करोगे? आपके पास इमरजेंसी क्या है ओपीडी में? आयुर्वेद ओपीडी में इमरजेंसी क्या है बताइए मुझे। किसी के पास सॉल्यूशन है? एक केस आई थी महाराष्ट्र से की, एक रूरल महाराष्ट्र से, दोपहर को 3:30-4 बजे डॉक्टर का फ़ोन आया, सर सुबह मैंने पेशेंट ओपीडी में आ गया, मैंने वमन दिया, सद्य वमन दिया, 3:30 बजे पेशेंट की डेथ हो गई है, पेशेंट घर पे छोड़ दिया, अब क्या करें? तो वो मैनेजमेंट जो भी बाद में जो करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें हमने की है, प्रोटोकॉल्स। अपने बंदे ने पेशेंट का ईसीजी तक नहीं निकाला था। कितने आयुर्वेदिक ओपीडी में ईसीजी मशीन रहती है? कितने आयुर्वेद डॉक्टरों को ईसीजी समझ में आता है? सबसे पहली बात वो है। आप अभी विद्ध कर्म करते हैं, अग्निकर्म करते हैं, बराबर? अग्निकर्म से पहले आप बीएसएल चेक करते हैं क्या? बीएसएल प्रोफाइल उसका चेक किया होता है क्या? आप जलों का चरण करते हैं, उसका बीटी, सीटी, पीटी, आयनर, एचआईवी, एचबीएसएजी होता है क्या? कितने लोग करते हैं? ये प्रोटोकॉल सेट होते हैं क्या? अगर पेशेंट का ब्लीडिंग ही नहीं स्टॉप हुआ तो क्या करोगे? एनएबीएच क्या है? एनएबीएच ये सारी आपकी शक्यता कम करता है, आपको सेव करने का काम एनएबीएच करेगा। उसके लिए हॉस्पिटल और क्लिनिक के सेटअप प्रोटोकॉल सेट करने जरूरी है। अपने पास प्रोटोकॉल नहीं है, ये वस्तुस्थिति है, समझ लो। तो प्रोटोकॉल पहले अपने तैयार करने पड़ेगा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हाउ इंक्रीज इनकम, सॉरी इमरजेंसी मैनेजमेंट से बोला, वो क्या होता है भाई? तो इमरजेंसी मैनेजमेंट अपने को हर एक को सीखना पड़ेगा, एज आयुर्वेदा भी और मॉडर्न भी, क्योंकि पंचकर्म के व्यापक मॉडर्न से जल्दी ठीक नहीं होते, वहाँ पे आपको आयुर्वेदा ही चाहिए। लेकिन पंचकर्म उसके लिए आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, साथ में आपको मॉडर्न का उतना ही नॉलेज चाहिए, साथ में आपको मॉडर्न का उतना ही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाउ टू इंक्रीज इनकम सोर्स, हमारे मराठी में एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं एक संत महात्मा की, ठेविले अनंत तैसेची रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान। समझ में आया? भगवान ने जैसे रखा है वैसे रहने दो, सिर्फ मन में समाधान होना चाहिए। ऐसा चाहिए क्या? आज के जनरेशन को ये जेनजी जो है वो समाधान रहते हैं क्या? उनको कुछ ना कुछ अलग चाहिए। हमारी जनरेशन तो गई, अभी मेरी बेटी भी बैठी है इसमें, 17 साल की है, उनको कुछ ना कुछ अलग चाहिए और ज़्यादा चाहिए हर चीज़ के लिए। एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो एक्स्ट्रा इनकम अगर चाहिए तो आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। एनी रिसर्च और एविडेंस बेस्ड केसेस टू शो, कल मैंने रात को मीटिंग हुई थी, वहाँ भी सारे फार्मा वाले थे, बाहर इनके स्टॉल लगे, उनको भी ये बोला आप जो मेडिसिन लाते हो मार्केट में उनके कितने क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल होते नहीं है साले। जब मैं कोविड में काम कर रहा था गवर्नमेंट के साथ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो आयुर्वेद के कुछ मेडिसिन हमने हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उनसे बात की, क्योंकि सर ये मुझे आयुर्वेद में प्रोटोकॉल लागू करने हैं आयुर्वेद के, आयुष के, तो आप ये मेडिसिन हमारे ले लो। उन्होंने बोला ठीक है बेटा मैं लेता हूँ। उसका क्लिनिकल ट्रायल है क्या? अमृता का क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, बाकी जान दो। क्लिनिकल ट्रायल्स हमें नहीं मिल रहे थे, तो ये दिक्कतें हमें सामने आती है। तो क्लिनिकल ट्रायल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मिनिस्ट्री का काम नहीं है, मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को कुछ मालूम नहीं है, उनको भी गड़बड़ हो जाता है, वो भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मिनिस्ट्री का जन्म ही 2014 में और 10 साल पहले हुआ है, बराबर? तो उनको भी ये सारी ट्रेनिंग प्रोसेस है। तो हमें ये जो नए बच्चे हैं वो बच्चों को रिसर्च में आगे आना पड़ेगा। इफ एनीवन वांट्स टू चेंज द स्ट्रीम कम विथ मी, किसको किसको लगता है ये स्ट्रीम चेंज करनी है? लगता है क्या चेंज करना है?
ये मेरा 2005 का क्लिनिक था, छोटा सा। स्टार्ट में 120 240 स्क्वायर फुट का, और ये है 2019 में 18 में एक्चुअली एक 4,500 स्क्वायर फुट का 15 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल बना हुआ था। तो उसका वो कैसा सेटअप है वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये श्री आयुर्वेद हॉस्पिटल का सेटअप है अभी। नीड ऑफ आयुर्वेद हॉस्पिटल। आयुर्वेद हॉस्पिटल की नीड क्या है? क्लिनिक तो सबके, सब हर एक बंदा क्लिनिक डालने वाला है, बराबर। लेक्चर भी रहेगा तो शाम को क्लिनिक में जाके बैठेगा खुद के, ये भी सबको पता है। लेकिन आयुर्वेद हॉस्पिटल क्यों चाहिए? टू ट्रीट पेशेंट अंडर यूर सुपरविजन। फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ हॉस्पिटल, टू ट्रीट पेशेंट अंडर यूर सुपरविजन। Have you seen any allopathic hospital treat cardiac or stroke patient, even a loose motion patient on OPD basis? आपने कभी देखा है लूज मोशन का पेशेंट हॉस्पिटल में गया और उसको घर पे भेज दिया, ये दवाई ले लो और जा घर पे? एडमिट करते हैं ना, अंडर सुपरविजन रखते हैं 24 आवर मिनिमम। पेशेंट गया चेस्ट पेन लेके, भले उसका एसिडिटी हो, लेकिन 24 आवर एडमिशन रहता है ना अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर हम BMS करके इतना क्या सीख गए कि हम पेशेंट को सीधा घर पे छोड़ देते हैं? नहीं, जाओ घर पे, जा देखते हैं बाद में क्या आता है अपने को ऐसा। Have you any idea that your patient follows all instruction when the Panchakarma procedure is going on, and after the procedure the patient is at home? पेशेंट आपका पंचकर्मा के प्रोसीजर चालू है, आपने उसको बोला ये स्नेहपान के नियम है, प्रोटोकॉल है, आपको भूख लगने के बाद ही खाना खाना है, खाने में यही चीज खानी है, मुदगयूस लेना है, जवार की रोटी लेनी है, बस। आपका पेशेंट आपकी सुनता है का? कितनी लोगों को गारंटी है कि नहीं मेरा पेशेंट सुनता ही है? पेशेंट घर पे जाके क्या उठपटांग बातें करता है, क्या काम करता है, किसी को पता नहीं है। मुझे पता है 2005 या 6 की मेरी प्रैक्टिस की शुरुआत थी। पेशेंट को स्नेहपान हो गया, वो सम्यक स्नेह, मैं भी प्रैक्टिस में नया था, 24-25 साल का बच्चा रहेगा। वोमन को लिया, जैसे वोमन के वेग शुरू हो गए, पेशेंट के वोमनो जो द्रव्य था उसमें मुझे दारू का स्मेल आना शुरू हो गया, और साथ में पेशेंट का BP शूट होना शुरू हो गया। 130, 90, 140, 100, एक टाइम पे BP था 200, 120। महालक्ष्मी सोनोसोकर इमरजेंसी ड्रग थे मेरे पास, पहले से आदत थी, तो पेशेंट मैनेज हो गया। बाद में उसके वाइफ को पूछा इसने क्या किया? नहीं सर, उनको आदत है हमेशा लेने की, वो सुनते नहीं किसी की, शाम को कंपलसरी लेते ही ये 2 पैक। ये पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करोगे बताओ? ब्लेम किसके ऊपर आता है? आयुर्वेद डॉक्टर के वोमन के बाद पेशेंट गया, पेशेंट को रक्त की उल्टी हुई, पेपर में न्यूज क्या आने वाली है? पेपर में न्यूज यही आने वाली। बदनाम कौन होने वाला है? वैद्य होने वाला है, आयुर्वेद होने वाला है, शास्त्र होता है बदनाम। ये बात पक्की ध्यान में रखो। तो उसके लिए ये जो सारे पेशेंट है कंपलसरी IPD होने चाहिए, पेशेंट एडमिट ही होना चाहिए। If the procedure is going on any medical emergency happen with that patient, what are your options for handling this patient? ऐसे कुछ इमरजेंसी आ गई, आप कैसे हैंडल करोगे? आपके पास इमरजेंसी नहीं है प्रोटोकॉल, तो OPD में पॉसिबल है? मैंने बहुत बार देखा है, विद्य कर्म, अग्निकर्म, सारी चीजें अपने बंदे किधर भी कैसे भी करते हैं, एक भी सेप्टिक प्रिकॉशन नहीं होता है। इवन उत्तर बस्ती पंचकर्मा करते, उत्तर बस्ती पंचकर्मा करने की जगह है क्या? लेडी डॉक्टर्स कौन है यहाँ पे, वो बताइए। उत्तर बस्ती पंचकर्मा में करते हैं क्या? उसके लिए OT चाहिए, उसके लिए प्रॉपरली सारे प्रोटोकॉल OT के फॉलो होने चाहिए। आप सीधा यूटेरस ओपन करते हैं ना, यूटेरस का अगर हैंडलिंग होता है, वहां पे अगर इन्फेक्शन बैठ गया तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? तो उसके लिए कम से कम माइनर OT तो चाहिए। आर योर OPD एंड डे केयर, अभी ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है, आर योर OPD एंड डे केयर आर इनफ टू सर्वाइव योर एंटायर लाइफ एंड योर चिल्ड्रंस फ्यूचर? किसको किसको लगता है कि मैं आज जो कमा रहा हूं, मैं 40 साल प्रैक्टिस करूंगा, समझो मैंने 25 या 30 को मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी, कम से कम 60-65 तक मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले पाऊंगा?
किसको लगता है? जब तक आप एक सिंगल ओपीडी में या 2 ओपीडी में या 3 ओपीडी जहां भी विजिट के लिए भी जाते हो ना, तो आपके खुद के एक के नाम पे ही पेशेंट आता है। आप नहीं रहोगे तो आपके पेशेंट नहीं आने वाला, पेशेंट वापिस चला जाता है। अभी मैं बताता हूं, मैं 7 तारीख को पुणे से निकला हूं मेरी थार लेके 4x4, औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजीनगर, उसके बाद एमपी, राजस्थान, उसके बाद मैं गया इसमें हरियाणा, श्रीनगर, लेह लद्दाख। वहाँ पे पूरे लैंडस्लाइड हो गए, 4 दिन फंसा था वहाँ पे, 4-5 दिन। फिर वापस श्रीनगर आया, श्रीनगर से वापस जम्मू के लिए, वहाँ पे वापस लैंडस्लाइड थी, वहाँ पे फंसा था। परसों मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में एनसीआईसी में कुछ मीटिंग्स थी मेरी ऑफिशियल्स के साथ, सारी मीटिंग कंप्लीट करके कल शाम को मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और 3 दिन और मुझे हॉस्पिटल में जाने के लिए लगेंगे। कम से कम 27 तारीख को मैं जाऊँगा। गणेश ये है, गणपति आने वाले हैं, हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव रहता है गणपति का, तो उसके लिए मैं घर पहुँच जाऊँगा। 21 दिन में हॉस्पिटल से बाहर हूँ। आपको क्या लगता है मेरा हॉस्पिटल चालू रहेगा या बंद रहेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, हॉस्पिटल चालू है। 5 आरएमओ है, वो उनका काम कर रहे हैं, पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ जरूरी चीज़ें पढ़ी तो लैपटॉप मेरे साथ है, सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली बात, हर चीज़ सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाती है, हर केस सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाती है। पेशेंट आते हैं, पेशेंट जाते हैं, मुझे पता है मैं नहीं रहा 20 दिन, फिर भी 5-6 लाख आराम से आने वाले हैं वहाँ पे। हाँ, 2-4 लाख का घाटा तो पक्का है, वो नाम पे होता ही है, लेकिन मैं 20 दिन आराम से बाहर रह सकता हूँ। मैं और मेरी बेटी दोनों घूम रहे हैं, और बीच में 8 दिन के लिए मैडम भी वहाँ पे सीधा श्रीनगर आ गई थी फ्लाइट से, उनका भी ओपीडी बनता। लेकिन वहाँ भी मेरे कुछ आरएमओ बैठे कि उनका भी ओपीडी एक साइड में चल रहे, हॉस्पिटल भी चालू रहे। ये सिस्टम आपको सेट करना पड़ेगा। इस सिस्टम कब सेट पड़ता है? जब आप इंस्टीट्यूट लेवल पे जाके काम करोगे। एलोपैथी आपके देखा है क्या? एमबीबीएस डॉक्टर के कितने छोटे छोटे ओपीडी रहते हैं कभी, वो लोग एक साथ आते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, और हॉस्पिटल डालते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं थी। अपने बंदे 2 बंदे एक साथ आने को तैयार नहीं रहते आयुर्वेद के, दिक्कत वही है। तो हॉस्पिटल की सोच तो बहुत दूर रह गई। हैव यू वांटेड टू रिटायर फ्रॉम दिस डेली रूटीन? किसको लगता है एट द 50 या 60 एज पे हम रिटायर हो पाएंगे? रिटायर होना है या काम ही करना है? जब तक है जिंदा तब तक काठी पकड़ के जाएंगे वहां पे। जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रिटायरमेंट भी है। हाउ टू रन आयुर्वेद हॉस्पिटल और हाउ टू रन हॉस्पिटल। Any healthcare industry in the world is not able to run without an insurance facility. दुनिया की कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम इंश्योरेंस के बिना रन नहीं हो सकती है। देखो, 10 दिन के लिए भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कम से कम 1.5 लाख का बिल होता है। आयुर्वेद में 1.5 लाख का होता है, एलोपैथी में वही बिल जाता है कम से कम 5 से 6 लाख तक। कोविड के बाद हर एक बंदे ने इंश्योरेंस लेके रखा है, कोई इंश्योरेंस से बाहर नहीं है अभी, भले वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, लेकिन हर एक बंदे का इंश्योरेंस है अभी। ये मेडिक्लेम पॉलिसी क्या रहती है? हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स ऑल और अ पार्ट ऑफ अ रिस्क ऑफ अ पर्सन इंक्योरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। आपकी जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस रहेंगे वो सारे मेडिक्लेम वाला कवर करता है। 2 साल पहले मेरे पिताजी एडमिट बीमार थे, इमरजेंसी में एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 7 दिन का बिल 4.5 लाख रुपए लगा दिया था, और मुझे वो कैश में भरने पड़े थे क्योंकि उनके एज की वजह से मैं उनका क्लेम नहीं कर पाया था। हर एक को ये चीज़ समझ में आएगी आज ना कल। आप तो अभी बच्चे हो, जब से आपका एज बढ़ेगा सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, तब आपको ये समझ में आ जाएगी चीज़। रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन। मेडिक्लेम किसको मिलता है? गवर्नमेंट में क्लियर नॉर्म्स दिए हैं। 2019 का अमेंडम आ गया नवंबर का, उसके बाद 2024 का जनवरी का अमेंडम आ गया। मिनिमम 5 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, एटलीस्ट 5 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, बराबर। उसमें 5 आयुर्वेद डॉक्टर्स चाहिए, पंचकर्मा के लिए सेपरेट रूम चाहिए, और थेरेपिस्ट चाहिए ट्रेंड। अभी पंचकर्मा थेरेपिस्ट रिकॉग्नाइज अपने पास आयुष ने नहीं दिए हैं,
अभी कुछ कोर्सेज चालू हुए, मेरे खुद के हॉस्पिटल में वो कोर्स पिछले 4-5 महीने से चालू है। हम थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं, अभी चौथे बैच अभी चालू है यहाँ पे हॉस्पिटल में, ट्रेनिंग उनका चालू है। 50-60 लोग अभी तक बाहर निकले हुए वहाँ से, 10 या 15 लोग एक टाइम पे दे सकते हैं उनको ट्रेनिंग। हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, तो मिनिमम 5 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल, जगह चाहिए मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट। ये रहता है रीएम्बर्समेंट में, कैशलेस में नहीं। कैशलेस के लिए चाहिए मिनिमम 15 बेड का हॉस्पिटल और जगह चाहिए 4000 स्क्वायर फुट, क्योंकि एक बेड के पीछे जगह लगती है 80 स्क्वायर फुट से लेके 120 स्क्वायर फुट तक। उसका बीच का गैप रहता है 2 बेड के बीच का 6 फुट का। तो वो जो क्राइटेरिया है वो हर एक ध्यान में रखो। कुछ बच्चे रहेंगे जिनको करना है, वो अभी स्लाइड के फोटो ले लो। एटलीस्ट 80 to 100 स्क्वायर फुट पर बेड एरिया चाहिए। कमर्शियल लाइट मीटर लगता है, रेसिडेंशियल नहीं चलता है वहाँ पे। वाटर मीटर कंपल्सरी ही लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स आपका कमर्शियल ही जाएगा। फायर का एनओसी वो बिल्डिंग को चाहिए। एमपीसीबी यानी कि पोल्यूशन, ये महाराष्ट्र का है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट उसको चाहिए। सबसे दिक्कत देने वाले 2 ही डिपार्टमेंट है। एक है आपका लैंड डिपार्टमेंट, जो हॉस्पिटल जो बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन करेगा, बिल्डिंग आपकी सैंक्शन करेगा, और दूसरा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। वो सीधे कोई भी बात मानते नहीं है। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है। पिछले महीने एक बहुत बड़ी इंडिया की नंबर 1 टीपीए है। टीपीए ने क्या, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी, जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियों को मैनेज करती है, केसेस मैनेज करती है। उनसे एक हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट आ गए, महाराष्ट्र के ही 50 बेड का हॉस्पिटल था। सर ये हॉस्पिटल ने शॉप एक्ट पे इनहिबिट लिया है। अभी वो कैसे लिया, वो इनहिबिट वालों को पता है उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी। लेकिन हॉस्पिटल रजिस्टर नहीं था, उनका क्लेम डिनाई हो गया, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई। तो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। साथ में ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। साथ में चाहिए आपको डेडिकेटेड पंचकर्मा सेक्शन, मिनिमम 3। ये बेसिक क्राइटेरिया है। एटलीस्ट 2 ओपीडी चाहिए, एक कंसल्टेंट की चाहिए, एक आरएमओ की चाहिए, और आरएमओ को या साथ में जो बाहर के कंसल्टेंट आपके पास आएंगे उनके लिए चाहिए। माइनर ओटी फॉर क्षार सूत्रा एंड अदर अनुशल्य प्रोसीजर, उत्तर बस्ती रहे, क्षार कर्म रहे, या कुछ भी प्रोसेस है, एनोरेक्टल के आपके प्रोसीजर है सारे, वो सारे ओटी में ही होने चाहिए, ये ओपीडी में नहीं होते हैं। अगर कभी इन्फेक्शन बैठा, केस पड़ी, तो वो डॉक्टर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चीजें मानता नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये चीजें मानता नहीं है। राउंड द क्लॉक आरएमओ और नर्सिंग स्टाफ 3+3, 8 आवरली ड्यूटी रहती है गवर्नमेंट के हिसाब से। 8 आवरली ड्यूटी में आपको 3-3 नर्स आपको रखने पड़ेंगे। रेशो है नॉर्मली 10:1 बेड का। 10 बेड के पीछे एक नर्सिंग स्टाफ, एक आरएमओ चाहिए। अगर समझो नहीं तो 15 बेड के पीछे तो कम से कम एक आरएमओ और एक नर्सिंग स्टाफ आपको वहां पे चाहिए, आपके थेरेपिस्ट छोड़ के। आपके थेरेपिस्ट या आपके नर्सिंग स्टाफ नहीं, नर्सिंग स्टाफ में आता है एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। 5 बीएमएस स्पेशलिस्ट, दैट इज बीएमएस, एमडी, शल्य, पंचकर्मा, प्रसूति जो भी है। अगर पंचकर्मा का सेशंस आपके अच्छे चल रहे हैं तो आपको नॉर्मली एमडी पंचकर्मा वहाँ पे होना चाहिए। कम से कम डीपीसी तो चाहिए, डिप्लॉयमेंट पंचकर्मा का भी बंदा आपको वहाँ पे चाहिए। वेटिंग एंड रिसेप्शन एरिया चाहिए, पंचकर्मा थेरेपिस्ट चाहिए। अकाउंटिंग स्टाफ अलग लगता है, हाउसकीपिंग के स्टाफ अलग लगते हैं। राउंड द क्लॉक आपको हाउसकीपिंग का भी स्टाफ लगता है। उनके हेल्पर्स आपको लगेंगे, सिक्योरिटी आपको लगेगी, 24/7 आपको सिक्योरिटी वहाँ पे लगने वाली है। आप सिक्योरिटी को छुट्टी नहीं दे सकते, हाउसकीपिंग के स्टाफ को छुट्टी नहीं दे सकते, उसका आपको अलग इंतजाम करना पड़ेगा। आपको एम्बुलेंस चाहिए, अगर खुद के एम्बुलेंस नहीं है तो मिनिमम उसका टाई अप होना चाहिए आपको। इमरजेंसी क्यूर यूनिट आपका निदान बेसिक 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पे रखो भाई, मिनिमम। पेशेंट सेटल करके आप अगले सेंटर पे भेज सकते हो, लेकिन आपने वो सेटल करने का काम किया है, वो ऑन पेपर आना चाहिए, वो आपकी सीसीटीवी फुटेज में आना चाहिए। अगर आप घबरा के एमआई बैठ गए, पेशेंट को बैठ गए, हमने वो केसेस हैंडल किए हैं, पेशेंट को एमआई बैठता है और कोविड के बाद बहुत हालत खराब है।
मेडिसिन काउंटर आपका सेपरेट चाहिए। वैद्य के ओपीडी के अंदर मेडिसिन काउंटर नहीं चलता है, मेडिसिन का बिल अलग बनता है, कंसल्टेशन का बिल अलग बनता है। और टीपी यानी कि इंश्योरेंस का आपका एडवाइजर अलग चाहिए। इतने सारे हेड्स आपको मिनिमम हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रिएम्बर्समेंट। जिनका 5 बेड का ओपीडी हॉस्पिटल है उनके लिए रिएम्बर्समेंट, या कुछ इंश्योरेंस कंपनियां ओपीडी में भी मेडिक्लेम दे रही है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के पॉलिसी में प्रोविजंस है कि जो ओपीडी को क्लेम देती है, जिसमें से टाटा एज आ गई, एचडीएफसी अर्गो आ गई, स्टार आ गई। तो उनके लिए क्या क्या चाहिए, तो रोहिणी का रजिस्ट्रेशन आता है, इंश्योरेंस अथॉरिटी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उनका एक रजिस्ट्रेशन आता है, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन चाहिए अप टू 5 बेड मिनिमम, एनएबीएच एक्रेडिटेशन चाहिए, वो जरूरी है। आईएसओ अगर कर सकते तो आप आईएसओ कर लो। कंसल्टेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी, आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके सिक्का जो साइन और स्टैंप पे ही आपको मेडिक्लेम मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैब रिपोर्ट्स, मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। हमारी इंश्योरेंस अथॉरिटी की एक मीटिंग बैठ गई थी दिल्ली में। केरल के एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नियर अबाउट 1000 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ के चीफ थे। वो वहाँ पे बोले कि नहीं, हमारे यहाँ पे नाड़ी परीक्षण करते बहुत सीनियर वैद्य, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। इंश्योरेंस जो आईआरडी के सेक्रेटरी वो बोले ठीक है, हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। सीधी बात है। आपको पता है पेशेंट को ग्रहणी है, लेकिन उसको गैस्ट्राइटिस है या पैन गैस्ट्राइटिस है या कोलाइटिस है, वो रिपोर्ट से पता चलेगा। क्योंकि जो बंदा वहाँ पे बैक एंड पे बैठा है उनकी फाइल चेक करने के लिए, उसको क्या पता आपने क्या दिखा है, वो रिपोर्ट के थर्ड पार्टी रिपोर्ट पे ही चलेगा ना। सीधी बात है, एविडेंस बेस तो होना चाहिए। तो इसीलिए कंपलसरी इन्वेस्टिगेशन, प्री ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, पोस्ट ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तभी क्लेम आपको मिलेगा, अदरवाइज क्लेम मिलते नहीं। और क्लेम कितने मिलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन आ गए, लैब रिपोर्ट्स आ गए, फाइनल बिल विद ब्रेकअप चाहिए। मुझे लगा ये पेशेंट बहुत बड़ा है, ये मर्सिडीज लेके आए, मैंने उसको 5 लाख का बिल लगाया, नहीं होता है। उसके फिक्स चार्जेस रहते हैं। वहाँ पे रास्ते का भिखारी आ गया या देश का पंतप्रधान आ गया, उसको सेम बिल रहेगा। बिल किसी को चेंज नहीं होता है, रूम चार्जेस सिर्फ चेंज हो जाएंगे, जनरल वार्ड है या स्पेशल रूम है। टीपीआर मेडिसिन चार्ज आएगा, एडमिशन के पेपर्स, डेली नोट्स उसके पढ़ने चाहिए कंपलसरी, पंचकर्मा शीट अलग होनी चाहिए, फिजियोथेरेपी शीट, सर्जरी नोट्स अगर रहते वो रहिए, और सबसे पहली बात है कंसेंट फॉर्म चाहिए। आया ध्यान में। कैशलेस आयुर्वेद हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट, इसके लिए क्या क्या चाहिए, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, स्टेट का, सेंट्रल बोर्ड का या लोकल अथॉरिटी का, रोहिणी फायर एनओसी, बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए बीएमडब्ल्यू का, एमपीसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट, सैंपल कंप्यूटराइज बिल चाहिए, आपके हाथ के लिखे हुए नहीं चलते हैं, आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द हॉस्पिटल चाहिए, एनएबीएच का स्टेटस चाहिए, आपका क्या है, एक्रेडिटेशन है या नहीं है। हॉस्पिटल की रेट लिस्ट जो है वो कंपलसरी आपको चाहिए। हॉस्पिटल के फोटोग्राफ चाहिए, इंफ्रा का वीडियो चाहिए, और स्टाफ के आपके इन्फो चाहिए। इसमें कंसल्टेंट, नर्सिंग और सपोर्ट स्टाफ सारे आ गए। आया ध्यान में। अभी मैं सिर्फ फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, 2 या 3 मिनट में ही खत्म कर देता हूँ। आर यू व्हाट थिंग्स आर नीड फॉर द कैशलेस आयुर्वेद हॉस्पिटल। मेरा जो हॉस्पिटल है उसका एक सैंपल मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मली होनी चाहिए। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन आ गया ऊपर, रोहिणी रजिस्ट्रेशन आ गया, आईएसओ का सर्टिफिकेट आ गया, एनएबीएच एक्रेडिटेशन आ गया। ये 4 सर्टिफिकेट सबसे पहले जरूरी है। ये उसके एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट से, फूड का लाइसेंस अलग होना चाहिए, आपका उद्यम का रजिस्ट्रेशन चाहिए, रोहिणी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, बीएमडब्ल्यू का जो है वो चाहिए। और कैशलेस, अभी ये 17 कंपनियां मेरे पास कैशलेस में है जो प्रोवाइड करती है। और कैशलेस एनीवेयर में रिएम्बर्समेंट जो कंपनी है वो भी कैशलेस एनीवेयर में सारी की सारी कैशलेस में आ जाती है। वो 2 अलग स्कीम है उसके। हाउ टू बिल्ड आयुर्वेद हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर आयुर्वेद हॉस्पिटल, ये उसका फ्रंट व्यू है। रिसेप्शन एंड वेटिंग एरिया है, कंसल्टेंट केबिन है 2, पंचकर्म के 3 केबिन है, इमरजेंसी केयर यूनिट है, क्षारसूत्रा एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर है, फिजियोथेरेपी यूनिट डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन काउंटर पूरा अलग है,
डिलक्स रूम, स्पेशल रूम, सेमी स्पेशल रूम्स है। मेल जनरल वार्ड, फीमेल जनरल वार्ड सेपरेट चाहिए। नर्सिंग सेक्शन अलग रहेगा, लॉबी एरिया अलग रहेगा। स्कोप ऑफ सर्विसेज आप क्या क्या है आपके पास, वो चीज़ें आपकी वहाँ पे आनी चाहिए। इसमें स्पेसिफिक हम एक प्रियवेदा हेल्थ केयर सर्विसेज बोल के हमने एक एंटिटी चालू की है। उसमें हम आयुर्वेद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, आयुष का NABH का एक्रेडिशन करके देते हैं आपका, रोहिणी का रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, कैशलेस मेडिक्लेम का इम्पैनलमेंट करके देते हैं। साथ में डॉक्यूमेंटेशन जो करनी है, क्योंकि क्वेरी आती है आपने फाइल भर दी और आपको क्लेम मिल गया, ऐसा नहीं होता है। अपने अप्रूवल के बाद वो 1760 अलग अलग क्वेरी रहते हैं, रिसर्च पेपर भी कभी कभी वहाँ पे जोड़ने पड़ते हैं। तो और लीगल सपोर्ट, ये सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आया ध्यान में? अभी दो चीजें सिर्फ लास्ट के 2 मिनट लूंगा। आयुर्वेद हॉस्पिटल मैंने आपको जो दिखाया ये मजबूरी है, क्योंकि कोई भी आयुर्वेद हॉस्पिटल इतनी छोटी जगह में नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद के लिए जगह चाहिए मिनिमम 2 एकड़ या 3 एकड़ यानी कि 1 से 1.5 लाख स्क्वायर फीट की, जहाँ पे वॉकिंग ट्रैक रहेगा, जहाँ पे योगा हॉल रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ मैं फोटोग्राफ कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से मैं प्लांटेशन कर रहा था, अभी प्लांटेशन कंप्लीट हो गया है। किस चीज़ के होना चाहिए, नॉर्मली जिसको भी आयुर्वेद हॉस्पिटल डालना है वो इस तरीके से जाइए। ये उसका बेसिक इंफ्रा का मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। इसमें हर्ट से अलग अलग सेपरेट डाइनिंग है, डाइट का है, योगा का हॉल है, मेडिटेशन है, स्पेशल रूम है, सेमी स्पेशल रूम है, वर्कर्स के क्वार्टर्स है। ये देखिए ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से। और ये काम कहाँ तक आया, तो सबसे पहला मेरा काम था पिछले 10 साल से प्लांटेशन। ये एक्चुअल लैंड मैंने, ये पूरा बंजर जमीन था। हॉस्पिटल बनाने के बाद होने के बाद 2015 से मैं इसके पीछे लग गया। ये बंजर जमीन को अभी इस तरह से बनाया है। इसमें पैसा जाता है कम से कम 1.5 करोड़ अभी तक गए हैं। तो ये चीज अपने को बनानी पड़ेगी। अभी एक लास्ट कवि दुष्यंत का शेर है, मैंने जो किया है पिछले 10 साल से मैं ये कर रहा हूं, उसके पहले की प्रैक्टिस तो छोड़ दो। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हर हिमालय में कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाशें चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स में यही मेरी विनती रहेगी या मेरी एक इच्छा रहेगी, हर घर में आयुर्वेद दवाई जानी चाहिए, हर गांव में कम से कम एक आयुर्वेद हॉस्पिटल होना चाहिए या एक आयुर्वेद ओपीडी होनी चाहिए, और हर तालुका में कम से कम 5 आयुर्वेद के हॉस्पिटल बनने चाहिए। जो भी जरूरत रहेगी कभी भी कांटेक्ट करो, गूगल पे डाल दो डॉक्टर प्रशांत दौड़कर, आपको सारी चीज़ें आपको गूगल में ओपन मिल जाएगी। धन्यवाद। लाइक टू रिक्वेस्ट टू हमारी आयुर्वेदम टीम से डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, डॉक्टर नितिका सैनी जी, डॉक्टर प्रभाष शर्मा जी एंड डॉक्टर शादाब अहमद जी, कृपया आप स्टेज पर आएं और हमारे प्रशांत दाउडकर सर को एक प्यारा सा फेलिसिटेशन करें। और उसके बाद हम सब बढ़ेंगे हमारे एसपी सर के एक बहुत प्यारे फ्रूटफुल सेशन की तरफ, देन लंच, और उसके बाद आएंगे द ग्रेटेस्ट आचार्य मनीष सर फ्रॉम शुद्धि हिम्स। सो आप सभी लोग बहुत से रिक्वेस्ट, ये था हमारा आगे का सीक्वेंस। अभी हम पढ़ रहे हैं हम सभी के आदरणीय हमारे बीच में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ RAV गुरु आपने ब्रेकफास्ट किस समय किया था? थैंक यू। मैं उसे टाइम बताओगे आप एक बार? साढ़े, तो फिर टाइम तो लंच का हो गया है। करें
चलो, नाउ यू ऑल कैन हैव योर डिलीशियस लंच.